गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। आपका ये पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ। नोट्स मैं पहले ही सेंड कर चुका हूँ, मुझे 1 बाय 1 ये करना है। कोशिश करते हैं, आप उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो एटम में जो है आप जानते हो, 9 से पढ़ते आए हो। एक एटम में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं वैसे ये भी आप जानते हो, लेकिन फिर भी जो हमारा चैप्टर है इसमें जो हमें डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं, इससे जो हमें 9th से एक्सटेंडेड नॉलेज हमें लेनी है वो सारे इस चैप्टर में हैं, वो हम बात कर रहे हैं। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल है ये, जैसे ये आपकी ये टेबल बनी है, फंडामेंटल पार्टिकल, सिंबल, चार्ज, मास एंड डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन जो है -1 चार्ज होता है, सॉरी ये सिंबल है -1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का सिंबल ये है, न्यूट्रॉन का सिंबल ये है, 0 और 1 है। चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यूनिट नेगेटिव चार्ज के इसको कहते हैं। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मास आपके सामने लिखे हुए हैं, और डिस्कवरर, किसने डिस्कवर ये किया, वो डिस्कवरर के नाम भी इन पे लिखे हुए हैं। इससे आगे बात करते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट चार्ज नोन टिल नाउ। जो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मौजूद है वो चार्ज दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। अब बात करते हैं जो कुछ टॉपिक्स की। जैसे पहला टॉपिक एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को आप जो है एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। मास नंबर क्या होगा? मास नंबर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को आप जोड़ दो तो वो उसका मास नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर और आपका जो है मास नंबर में रिलेशनशिप क्या है। ध्यान रखें, जो एटॉमिक नंबर है, जो इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन ये न्यूट्रल एटम में होगा। और मास नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, इन दोनों के जोड़ के बराबर मास नंबर होगा। अब बात करते हैं इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। इन एन एटम, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के ऑलवेज बराबर होगा, लेकिन ये न्यूट्रल एटम में अगर कोई कैटायन या एनायन है तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होता। ये ध्यान रखें बच्चों। उसके बाद आइसोटॉप्स की बात करते हैं। क्या है आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब है आइसोटॉप्स, सेम एलिमेंट। कोई भी जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट्स के ही एटम होते हैं जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रखते हैं लेकिन डिफरेंट मास नंबर रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें 3 तरह के एटम पाए जाते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इनको कहते हैं। ये हैवी वाटर में यूज होता है ड्यूटेरियम, और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ट्राइटियम। तो इसमें देखिए आप, एक ही प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन एक है तो तीनों में, तो इनका मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और लेकिन मास नंबर अलग अलग है, 1 2 3। यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, एक न्यूट्रॉन की संख्या ड्यूटेरियम में बढ़ गई है और एक न्यूट्रॉन की संख्या ट्राइटियम में बढ़ गई है। आइसो बार से मतलब है आइसोबार्स आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मास नंबर सेम हो, और वे डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन और कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनका देखिए एटॉमिक नंबर 18 और 20 अलग अलग है, लेकिन मास नंबर बिल्कुल सेम है। तो ये आइसोबार है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम बात करते हैं आइसोटॉन्स की। आइसोटॉन में क्या है? आइसोटॉन्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटॉन सेम एलिमेंट है ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अरे इधर आ जा भाई। अच्छा, जैसे आइसोटॉन्स की बात कर रहा था मैं। आइसोटॉन्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन उसमें अलग अलग प्रोटॉन और अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के एटम है,
कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, इनका देखो एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है और मास नंबर भी सेम नहीं है, लेकिन इनमें से जब निकालोगे 14 में से 6 गए 8 बचते हैं और 15 में से 7 गए 8 बचते हैं। तो इसका मतलब जो है 8 इसमें न्यूट्रॉन बराबर हैं, तो ये आइसोटोन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, व्हेन द स्पीसीज आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दस देयर स्पीसीज इज कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। लेकिन इसमें स्पीसीज कहा गया है, वैन स्पीसीज, स्पीसीज कहने का मतलब है आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल, 3 हो सकते हैं। जैसे नीचे जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, S2 नेगेटिव आयंस हैं, Cl नेगेटिव आयंस है, आर्गन है, क्रिप्टन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये आयन भी है और एटम भी है। तो स्पीसीज कह दिया है, यहाँ आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जैसे सल्फर है, सल्फर का जो होता है 16 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज लगा तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, 16 प्लस के 2 18 हो गई। क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, तो 17 में 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 में 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हुआ है, तो 19 में से एक गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से कैल्शियम का 20 होता है, 2 निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब आइसोस्फीयर की बात कर रहे हैं। आइसोस्फीयर आर दोज स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम स्ट्रक्चर। समझ गए आप आइसोस्फीयर के बारे में? यानी आइसोस्फीयर है स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे CO2 और N2 एंड सेम स्ट्रक्चर भी मिलेगी, वो आइसोस्फीयर हो गया। जैसे CO2 और N2 की लीनियर शेप होती है, शेप निकालना मैं आगे बताऊंगा। CO2 और N2 की बिल्कुल शेप लीनियर होती है, दोनों की शेप नीचे दिखाई हुई गई है। तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और सेम नंबर ऑफ एटम भी है। नंबर ऑफ एटम यानी 3 है CO2 के पास, 2 ऑक्सीजन के एटम है, कार्बन का 3 है, नाइट्रोजन के भी 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन को, तो 3 एटम है। नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ सेम होंगे और उनकी स्ट्रक्चर भी लीनियर है, सेम है। तो ये आइसोस्फीयर हो गए। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 4 कहाँ है, ये रहा पेज नंबर 4। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। देखिए ये तो सब बेसिक नॉलेज थी, अब चैप्टर तो यहाँ से शुरू होता है। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द नो हाउ दीज फंडामेंटल पार्टिकल आर अरेंज इन द एटम। To know this, there are various atomic model proposed by the different scientists, but only Bohr's atomic model is widely accepted। प्यारे बच्चों, इसमें जो है ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में ये जो है सबसे ज़रूरी बात ये हो गई, ये साइंटिस्ट के मन में जगने लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये किस तरह से अरेंज है एक एटम के अंदर, किस तरह से अरेंज है। तो ये इस किस तरह से अरेंज है, इस बात को ढूंढने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। अब भाई मॉडल्स बनाए गए, जैसे आप क्लासरूम में मॉडल्स बनाते हो कि ये झोपड़ी का मॉडल है, या फिर ये बॉल का मॉडल है, या फिर ये किसी भी आदमी का फोटोग्राफ है वो मॉडल है, कोई भी मूर्ति आप बना ले वो भी एक मॉडल है। तो दैट मीन्स मॉडल बनाए गए, एटम्स के मॉडल प्रपोज किए गए। उन मॉडल्स में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है, प्रोटॉन कहाँ पर स्थित है और न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित है, ये बताने का प्रयास किया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल्स दिए, लेकिन जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था वो वाइडली एक्सेप्टेड किया गया। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले बच्चों, डेवलपमेंट जो अगली हेडिंग है आपकी, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले जरूरी है, यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल्स का डेवलपमेंट करने से पहले है हमें कुछ टॉपिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है, जिन टॉपिक्स को लेकर के बोहर ने एक अपने मॉडल को दिखाया था। तो जो मॉडल में जो बातें होंगी उनसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जैसे पहला टॉपिक है। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल से मतलब है कि बोहर एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए या बोहर एटॉमिक मॉडल का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट्स करने के लिए उसका हमें जरूरी है कुछ टॉपिक्स को पढ़ना, और वो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अगर ये 2-3 टॉपिक जो बीच में आएंगे, अगर ये समझ गए तो बोहर का एटॉमिक मॉडल को समझना आसान हो जाएगा। तो क्या है प्यारे बच्चों,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या, ये सारी की सारी थ्योरी नीचे लिखी हुई है पॉइंट्स बार, मैं 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ता हूँ और 1 बाय 1 पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। सबसे पहले तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की दी हुई थ्योरी है, 1864 में दी उन्होंने। उसके बाद द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। इन्होंने कहा कि जो एनर्जी एमिटेड का मतलब जो एनर्जी निकलती है, किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से किसी भी प्रकार की एनर्जी निकलती हो, वो एनर्जी कंटिन्यूअसली आती है रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में। रेडिएंट एनर्जी जैसे सन से लाइट आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है। आप कोई बल्ब, आप अपने घर पे बल्ब जला रहे हो तो उससे भी रोशनी कंटिन्यूअस आ रही है, तो कंटिन्यूअस आती है। यानी एनर्जी जो किसी भी सोर्स से एमिटेड होती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी, वो कंटिन्यूअसली आती है, न कि रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में। तीसरा पॉइंट क्या कहती है थ्योरी, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to the electric and magnetic field. The radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of the propagation of the radiation. इसका मतलब समझिए, ये कहता है कि रेडिएशन जो है, जो किसी भी प्रकार की एनर्जी आ रही है, रेडिएशन का मतलब एक प्रकार की एनर्जी है। हम रेडिएशन, लाइट भी एक, तो रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन। ये मतलब ये है कि जो आपकी रेडिएशन है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन एक, रेडिएशन का हिंदी मतलब होता है विकिरण। रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म है और रेडिएशन में सारी टाइप की एनर्जी आ गई, सारी टाइप की एनर्जी आ गई। लाइट भी एक रेडिएशन है, ये समझें आप। तो रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जो रेडिएशन है आपका, जैसे लाइट एक रेडिएशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों फील्ड काम होते हैं। और वे ऑसिलेटिंग का मतलब है कि जो ऑसिलेशन करते हैं, दोलन करते हैं, तो वे परपेंडिकुलर करते हैं। किसके परपेंडिकुलर करते हैं? ईच अदर। यानी अगर कहने का मतलब है परपेंडिकुलर करते हैं कि एक जो रेडिएशन है, अगर वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो दूसरी रेडिएशन ऊपर से नीचे की ओर चलेगी। यानी अगर एक जो है लेफ्ट टू राइट चल रही है, तो एक ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर घूमेगी दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में जा रहा है, तो उसकी 90 डिग्री पे दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करेगा। प्रोपोगेट का मतलब है कि बढ़ेगा, रेडिएशन बढ़ती चली जाएगी। अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो द रेडिएशन पजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेडिएशन जो है उसमें वेव कैरेक्टर होता है, यानी जो लाइट आ रही है वो डायरेक्ट नहीं आ रही, सीधी रेखा में नहीं आ रही, वेव की फॉर्म में आ रही है। जो अब लाइट सन से आ रही है, वो वेव की फॉर्म में आ रही है, सीधी रेखा में नहीं आ रही है, लीनियरली नहीं आ रही है। तो द रेडिएशन पजेस वेव कैरेक्टर, तो जो रेडिएशन है वो वेव कैरेक्टर रखती है एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। बिकॉज ऑफ द अबू कैरेक्टरिस्टिक्स द रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन में होती है, तो रेडिएशन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी से नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मेटीरियल मीडियम। इसका मतलब समझिए कि ये जो वेव है, इनके लिए किसी मेटीरियल मीडियम के लिए, यानी किसी मेटीरियल माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम नहीं, कोई भी पार्टिकल नहीं होता। यानी वैक्यूम का मतलब है, एक तो मीडियम होता है, एक तो मेटीरियल मीडियम होता है, एक होता है वैक्यूम। मेटीरियल मीडियम का मतलब जिसमें मैटर हो, और वैक्यूम होता है जैसे एयर। ये आपकी वैक्यूम होता है, अगर वैक्यूम होता है जैसे एयरलेस एटमॉस्फेयर, यानी इसमें कि कोई मैटर हो ही ना, कोई पदार्थ हो ही ना। तो दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी प्रोपोगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइट रीच अस फ्रॉम द सन थ्रू स्पेस विच इज अ नॉन मटेरियल मीडियम। स्पेस से लाइट आ रही है, नॉन मटेरियल मीडियम है, यही तो मटेरियल मीडियम है। एयर में भी मैटर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एयर से जो स्पेस से आ रही है, तो अर्थ के टेम्परेचर में, तो अर्थ के जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें मटेरियल मीडियम है, लेकिन उसमें तो पहले, उसमें घुसने से पहले स्पेस में भी तो ट्रैवल करती है लाइट, तो वहाँ तो नॉन वैक्यूम है, वहाँ मटेरियल मीडियम नहीं है। तो यानी नॉन मटेरियल मीडियम, यानी इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है लाइट।
प्यारे बच्चों, जब हमने बात कर ही ली है कि जो आपकी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जो हमने बात कर ली है कि एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें रेडिएशन की बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हमने। तो रेडिएशन के पॉइंट्स पढ़े, जब रेडिएशन है मतलब जो कोई भी वेव है, कोई भी रेडिएशन है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वो वेव की फॉर्म में होती है। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, अब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जा सकता है। तो उसके कुछ गुण भी होंगे, एक वेव के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, और रेडिएशन है जो वेव नेचर का भी होता है, अभी ऊपर पढ़ा। तो एक वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो सुनिए। वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी। वेवलेंथ क्या है? किसी भी वेव का आप इंटरनेट पे फोटो देखें तो एक पीक से नीचे तक की, एक पीक से दूसरे पीक तक की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसको लैम्बडा में मापा जाता है। आप वहीं पे लैम्बडा में नापा जाता है। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है, मैं अगर डायग्राम होता तो ज़रूर समझाता। आप इंटरनेट पे खुद फोटो देखें और उसका पता कर लें कि कितना है एक पीक से दूसरी पीक। उसको पीक को ट्रॉ बोलते हैं, क्रिस्ट भी बोलते हैं। तो उस पीक तक की को वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द नंबर ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई वेव किसी एक पॉइंट में से एक सेकेंड में कितनी बार गुजर जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द नंबर ऑफ द वेव। और याद रखना, जो वेवलेंथ है किसी भी वेव की, जो वेवलेंथ है किसी भी वेव की, उस वेवलेंथ जो वेवलेंथ है, वेव की जो लेंथ है, उसको नंबर ऑफ द वेव, उसको एक वेव बोल सकते हैं आप। और वो बहुत सारी वेव होंगी। अब वो बहुत सारी वेव एक ही पॉइंट में एक सेकंड में गुजरती है। तो प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द नंबर ऑफ द वेव। बहुत सारी वेव जो है पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारी वेव एक सेकंड में गुजरे। तो जितनी गुजरती है, जितनी वेव एक सेकंड में एक पॉइंट से गुजर जाती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसको न्यू से दिखाते हैं, पर सेकंड में लिखते हैं कि पर सेकंड, एक सेकंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ द वेव, कितनी नंबर में वेव निकल गई, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है। वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वेलोसिटी, जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक की दूरी जो तय कर ली है, तो वेलोसिटी इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में लीनियर डिस्टेंस कितनी तय कर ली है किसी वेव ने, वो उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो उसके बाद वेलोसिटी के बाद में 6th पेज नंबर है, ये रहा। वेलोसिटी के बाद में एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट। जो पीक है, उस पीक की, मैं आप इंटरनेट पे फोटो जरूर देखे हो, तो फोटो देखोगे तो जो पीक है, पीक की डिस्टेंस, लंबाई कितनी है, उस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द हाइट ऑफ द क्रिस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रॉ। जो ट्रॉ है और क्रिस्ट है, उस देखना आप, तो उसमें जो हाइट है उसको ए से दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड होता है वो, आपको देखते ही पता लग जाएगा वो। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज द डिफाइन द नंबर ऑफ द वेव प्रेजेंटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में 1 सेंटीमीटर वेव नंबर इज द डिफाइन द नंबर ऑफ द वेव प्रेजेंटेड इन द नंबर ऑफ द वेव प्रेजेंटेड लिख रखा है, पास कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ। इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर होता है, यानी न्यू बार बराबर 1/λ होता है। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को। और वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज द डिफाइन द नंबर ऑफ द वेव इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव इकट्ठी हो जाएंगी, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव आ सकती हैं। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव आएंगी, ये होता है आपका वेव नंबर, और ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के। तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं प्यारे।